सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से राजस्थान के 2 रोजा दौरे पर। जयपुर में राजभवन में कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन का करेंगे इफ्तिताह। इसके अलावा सदर जमहूरिया 1000 मेगावाट के बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट का भी रखेंगी संग बुनियाद। पांच रोज तक जारी रहने वाली 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आज से नागपुर में होगी शुरू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम से करेंगे खिताब। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में स्ट्रैटेजिक तौर पर अहम सियोम पुल का करेंगे इफ्तिताह। सियांग से ही वजीर दिफा वर्चुअल तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 27 दीगर मंसूबों का भी करेंगे इफ्तिताह। शुमाली भारत में घनी धुंध के साथ शदीद सर्द लहरों का सिलसिला जारी। मामूलात जिंदगी धरम बरहम। ज्यादातर रियासतों ने स्कूल में मौसम सरमा की तासीलात में किया इजाफा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वियना में अपने ऑस्ट्रिया के हम मनसब अलेक्जेंडर शॉलनबर्ग के साथ की वक्त की सतह की बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मुआहिदों पर हुए दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा ने कहा, रूस यूक्रेन तनाज़े ने ईंधन, खुराक और खाद की फराहमी पर तशवीश में कर दिया है इजाफा। खेल की खबरों में टीम इंडिया 2023 की मुहिम का आगाज करेगी। श्रीलंका के खिलाफ T20 की घरेलू सीरीज से हार्दिक पांड्या साल की पहली T20 सीरीज के लिए संभाल रहे हैं टीम की कप्तान। और ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड पेले की आखिरी रसूम आज की जाएंगी अदा। कैंसर के सबब हुआ 82 साल की उम्र में पेले का इंतकाल। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से राजस्थान के 2 रोजा दौरे पर हैं। वो जयपुर के राजभवन में कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन का इफ्तिताह करेंगी और राजस्थान में शमसी तवानाई के शोबों के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की वर्चुअली तौर पर आगाज करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया 1000 मेगावाट के बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगी। सदर मुर्मू राजभवन में राजस्थान की खास तौर पर कमजोर कबायली ग्रुप्स बरादरियों के अरकान से मुलाकात करेंगी। उसके बाद सदर माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी के जरिए मुनक़िद राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर एक कौमी मुहिम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। सदर मुर्मू वर्चुअल तौर पर ब्रह्मा कुमारीज साइलेंस रिट्रीट सेंटर सिकंदराबाद तेलंगाना का भी इफ्तिताह करेंगी और मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रह्मा कुमारियों के ऑडिटोरियम और रूहानी आर्ट गैलरी का संग बुनियाद भी रखेंगी। सदर कल पाली में स्काउट्स एंड गाइड्स की 18वीं कौमी जम्बूरी का भी इफ्तिताह करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस से खिताब करेंगे। इस साल के ISC का मरकजी मौजू खवातीन को बाइख्तियार बनाने के साथ पायदार तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी है। इस तकरीब के दौरान पायदार तरक्की, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और इस मकसद के हुसूल में साइंस और टेक्नोलॉजी के किरदार पर बात की जाएगी। खवातीन को STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रियाजी की तालीम, तहकीक के मौक़े और माशी शराकतदारी तक मसावी रसाई फराहम करने के तरीके तलाश करने की कोशिशों के साथ तदरीस, तहकीक और सनत के आला ओहदों में खवातीन की तादाद बढ़ाने के तरीके तलाश करने की कोशिश पर तबादला ख्याल और गौर किया जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी में खवातीन की खिदमात को उजागर करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें नामवर खवातीन साइंसदानों के लेक्चर्स भी होंगे। ISC के साथ कई दीगर तकरीबात का भी एहतमाम किया जाएगा।
बच्चों में साइंसी दिलचस्पी और मिजाज की हौसला अफजाई के लिए चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का इनेकाद भी किया जाएगा। किसान साइंस कांग्रेस बायो इकोनॉमी को बेहतर बनाने और नौजवानों को ज़राअत की तरफ राग़िब करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। कबायली साइंस कांग्रेस भी मुनक़िद की जाएगी, जो कबायली ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए साइंसी अंदाज में मकामी कदीम इल्मी निज़ामों और रिवायात को ज़ाहिर करने का एक प्लेटफॉर्म होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल NMML सोसाइटी के सालाना इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म ने भारत के माजी के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए जदीद भारतीय तारीख पर तहक़ीक़ का दायरा वसी करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने प्रधानमंत्री संग्रहालय को नौजवानों में मकबूल बनाने की ज़रूरत के बारे में भी बात की और मुल्क भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से कहा कि वो इसके मवाद पर मुकाबले मुनक़्क़िद करें। उन्होंने तालीमी और सक़ाफ़ती इदारों पर जोर दिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती के आने वाले 200वें यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात पर तहक़ीक़ करें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में बने स्योम पुल का इफ्तिताह करेंगे। दरिया स्योम पर 100 मीटर लंबा स्योम पुल स्ट्रैटेजिक लिहाज से काफ़ी अहम पुल है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूर दराज इलाकों में फौजियों को तैनात करने में भारत को फौजी स्ट्रैटेजिक फ़ायदा देगा। राजनाथ सिंह BRO विजन और न्यू टेक हैंडबुक के इजरा के साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के 27 दीगर प्रोजेक्टों का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह भी करेंगे। इसके बाद वज़ीर दिफा मकामी लोगों से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह रहे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने गुज़िश्ता 5 सालों में अरुणाचल प्रदेश में 3097 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। मौसम की अगर बात करें तो शुमाली भारत में सर्द लहर और कोहरे का सिलसिला लगातार जारी है। सर्द लहर और घनी धुंध के बायस मामूलाती ज़िंदगी पूरी तरह से मुतासिर है। सर्दी की वजह से कई रियासतों के बेशतर स्कूलों में मौसम सरमा की तहत छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि भारत के शुमाली इलाकों में आइंदा चंद रोज तक शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और शुमाली राजस्थान के कई इलाकों में घनी धुंध पड़ने का इम्कान है। शदीद धुंध के बायस ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। इसके साथ ही परवाजें भी मुतासिर हुई हैं। दिल्ली NCR समेत पूरे शुमाली भारत में सख्त सर्दी पड़ रही है। आने वाले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। पेश है हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। उत्तर भारत में शीत लहर जारी है और इसके चलते कड़ाके की ठंड देखी जा सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, उत्तराखंड और हिमाचल में ये ठंड ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर IMD की बात करें तो उनके मुताबिक दिल्ली में अगले 4 से 5 दिन ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। 6 तारीख तक ये ऑरेंज जो कोडिंग है, अलर्ट है, इसको डिक्लेयर किया गया है। इसके मुताबिक दिल्ली में जो ठंड है वो भी ज्यादा पड़ेगी और उसके साथ साथ रहेगा ये जो मौसम में बदलाव के साथ जैसे आता है एक फॉग कंडीशन आता है वो रहेगा। और दिल्ली ही सिर्फ नहीं, उसके अलावा दूसरी जगहों पे भी, जैसे मैंने बताया पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भी ये जो सिस्टम है उसके चलते बहुत ज्यादा कोहरा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको काम ज्यादा नहीं है तो घर के अंदर रहिए, क्योंकि ये ठंड 6 तारीख तक जारी रहेगी। और जैसे IMD ने कहा ये जो तापमान है, न्यूनतम तापमान है, उसमें भी एक गिरावट देखी जा सकती है। 2 तारीख को 7.6 था और अगले 3 से 4 दिन ये 4 डिग्री पहुंचने की भी उम्मीद है दिल्ली में। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मुसाफिरों के लिए एयर फैसिलिटेशन सिस्टम और RT-PCR टेस्टिंग का जायजा लिया। चीन, हांगकांग, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले मुसाफिरों की लाजमी RT-PCR टेस्टिंग कल से शुरू कर दी गई है। भारत आने वाले सभी मुसाफिरों में से 2% की रैंडम स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके साथ ही मुसाफिरों को सफर से पहले भी अपनी सेहत रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। वजारत सेहत ने यह फैसला पूरी दुनिया में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर किया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वियना में ऑस्ट्रिया के अपने हममंसब अलेक्जेंडर शॉलनबर्ग के साथ वफ्द की सतह पर बातचीत की। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। उसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस यूक्रेन तनाज़े ने ईंधन, खुराक और खाद की फराहमी पर तशवीश में इजाफा किया है।
वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत $2.5 बिलियन है और 150 से ज़्यादा ऑस्ट्रिया की कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। यूक्रेन के मामले पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन पर हम बताना चाहते हैं कि भारत इस मामले पर बहुत फिक्रमंद है। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में लद्दाख की मखसूस सकाफत, ज़ुबान और रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर नित्यानंद राय की सदारत में एक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में 17 अरकान को शामिल किया गया है। आला इख्तियाराती कमेटी में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर, MP चिमयांग, नामग्याल, लेह और कारगिल पहाड़ी कौंसिलों के चेयरमैन, लेह करगिल के आला तरीन इदारे, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदे और वजारत दाखिला के नामजद ओहदेदारान भी शामिल हैं। मरकजी बजट से कबल वजारत खजाना ने खुसूसी मुहिम शुरू की है जो 1 माह तक जारी रहेगी। इस दौरान कई वीडियो जारी किए जा रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि मोदी हुकूमत ने बजट में किए गए अपने वादे किस तरह पूरे किए हैं। गौरतलब है कि वजीर खजाना 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। बजट 2022-23 जो कहा था कर दिखाया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब का लक्ष्य हासिल करने के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, उद्योगों को प्रोत्साहन, निर्यात को बढ़ावा, सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के अन्य साधनों पर फोकस, उच्च शिक्षा और रिसर्च को प्रोत्साहन, नागरिकों के लिए ईज ऑफ लाइफ, समृद्धशाली किसान और सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था। और अब आ रहा है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला 23-24 का बजट। और रेलवे ने मुसाफिरों से हुई आमदनी में 71% का इजाफा दर्ज किया है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान आमदनी बढ़कर 48,913 करोड़ रुपए हो गई है जो पिछले साल की इसी मुद्दत में 28,569 करोड़ रुपए थी। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2022 की मुद्दत के दौरान रिजर्व मुसाफिर तबके की आमदनी 2021 की इसी मुद्दत के 26,400 करोड़ रुपए के मुकाबले में 40% बढ़कर 38,483 करोड़ रुपए हो गई, जबकि गैर महफूज मुसाफिर तबके से आमदनी 2021 की इसी मुद्दत के दौरान 2,169 करोड़ के मुकाबले में 381% इजाफे के बाद 10,430 करोड़ रुपए हो गई है। एनसीसी का यौम जमहूरिया कैंप कल यानी पीर से शुरू हो चुका है। कैंप का आगाज तमाम मज़ाहिब के दुआई इजलास के साथ हुआ। नायब सदर जमहूरिया आने वाले 7 जनवरी को एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। कैंप के दौरान ही एनसीसी की प्राइम मिनिस्टर रैली भी निकाली जाएगी। एनसीसी के यौम जमहूरिया के इसी कैंप में और क्या खास होगा, हमारे नामा निगार ग्रीश निशाना ने इसी सिलसिले में एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह से खुसूसी बातचीत की। एनसीसी का रिपब्लिक डे कैंप आरंभ हो चुका है। इस पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। 2100 कैडेट इस आरटीसी कैंप में हिस्सा ले रहे हैं, सभी प्रांत, सभी राज्यों से, और तकरीबन इसके अंदर हमारे पास 35% गर्ल्स कैडेट्स भी हैं। इन कैडेटों को कहाँ जाने का मौका मिलेगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने सर्वधर्म पूजा करी, उसके दौरान हमने सब रिलीजन्स के बारे में ज्ञान दिया है। इस कैंप के दौरान ये वेरियस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। राजपथ के अंदर हमारे 2 कंटिजेंट हिस्सा लेते हैं। वेरियस डिग्निटरीज हमारे आरटीसी कैंप में विजिट करती हैं, हम उनको ऑनर करते हैं और उन डिग्निटरीज के घर में कैडेट्स को बुलाया जाता है। इसके सिवाय 19 देशों से यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत कैडेट्स इधर आएंगे और हमारे इन कैडेट्स के साथ मिलेंगे। लास्ट के अंदर ये हमारा कैंप ख़त्म होता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री की रैली होती है। सर, कैंप का औपचारिक रूप से उद्घाटन कौन करने आ रहे हैं? कैंप का उद्घाटन करने के लिए आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे। कैडेटों का किस तरह से सर व्यक्तित्व में निखार आ पाता है इस कैंप करने के बाद? 30 दिन की ट्रेनिंग कैंप के दौरान इट इज़ अ डिफरेंट यू।
जो कैडेट हमारे पास आते हैं काफ़ी सिलेक्शन, डीप सिलेक्शन प्रोसेस, 4 से 5 सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आते हैं। 17 लाख कैडेट से ये 2100 कैडेट सिलेक्ट होकर हमारे पास आते हैं और जब यहाँ का कैंप करके वापस जाते हैं तो ये एक अलग इंसान, अलग इनमें देश भावना, देश प्रेम की भावना आ जाती है। तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीरपाल सिंह साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से देश भर से करीब 17 लाख कैडेटों में से केवल 2100 कैडेटों को यह शिविर करने का मौका मिलता है और यह कैंप करने के बाद कैडेटों में एक अलग ही निखार भी आता है। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर हरमीत सिंह कालका ने कहा है कि वीर बाल दिवस मनाने से साहबजादों की तारीख अब हर घर तक पहुंचेगी। उन्होंने इस दिन के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की, जिसकी वजह से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने इस दिन को साहबजादों की कुर्बानी के लिए वक्फ करके एक नई तारीख रकम की है, जिसकी वजह से तमाम सिख पीएम मोदी के शुक्रगुजार हैं। और मुल्क भर में आभा के 30 करोड़ अकाउंट्स खोले गए हैं और 5 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड आभा नंबरों से मुंसलिक है। अब आप आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आभा अकाउंट भी खोल सकते हैं। आप आरोग्य सेतु ऐप के जरिए चेहरे की तस्दीक के जरिए आभा अकाउंट खोल सकते हैं। मार्च 2023 तक मुल्क में आभा के 50 करोड़ अकाउंट्स खोलने का हदफ मुकर्रर किया गया है, यानी मुल्क की 40% आबादी का अकाउंट खुल जाएगा। पेश है एक खुसूसी रिपोर्ट। अगर आप डॉक्टर की पर्ची और जांच रिपोर्ट रखने के झंझट से आज़ादी पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना आभा हेल्थ अकाउंट खुलवा लीजिए। जी हां, आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुल्क भर में अब तक 30 करोड़ आभा अकाउंट खुल गए हैं और 5 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड को आभा नंबर से लिंक किया गया है। अब आप आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी आभा अकाउंट खुलवा सकते हैं। हर दिन लाखों की संख्या में आभा क्रिएट हो रहे हैं। एक दो नया डेवलपमेंट इस विषय में हुआ है कि अब आरोग्य सेतु के माध्यम से भी आप फेस ऑथेंटिकेशन करके आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों का भी आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा कि स्कूलों में जैसे हैं तो स्कूलों में अध्यापक गण अपने बच्चों का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपने कलीग्स का, ये सब बहुत सारे एक अभियान हम लोग चला रहे हैं। आभा आईडी बनाने के लिए अब अस्पतालों, लैब और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों को हौसला अफजाई के लिए रकम भी दी जा रही है। साथ ही सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है। हम सॉफ्टवेयर को भी इतना फ्रेंडली बना रहे हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर से बोल दें तो वॉइस टू टेक्स्ट करके सिस्टम बने। उसके बाद जो रिपोजिटरी है, मान लीजिए मेरे पास जो है खांसी, मैं जनरल फिजिशियन हूँ तो मेरे पास इतने लोग आते हैं इसी प्रकार के, और मेरे पास दवाइयाँ भी मेरी 5, 10, 25, 30 दवाइयों ही होंगी, उसमें प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और मशीन लर्निंग से हम इस प्रकार से कस्टमाइज कर सकें इंडिविजुअल के लिए। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हम लोग बना करके इस कल्चर को हम बदलना चाहते हैं, जिससे कि डिजिटल रिकॉर्ड्स क्रिएट हों, डिजिटल रिकॉर्ड्स लिंक्ड हों। 20 बेड के हॉस्पिटल्स को हम इंसेंटिव देंगे या 10 बेड के हॉस्पिटल को, और हमने कहा कि प्रत्येक बेड में 50 रिकॉर्ड कम से कम क्रिएट होने चाहिए पर मंथ। तो ऐसे मान लीजिए कि 20 बेड का हॉस्पिटल है तो 1000 रिकॉर्ड प्रति महीना उसको क्रिएट करना चाहिए। 1000 तक कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। 1000 के ऊपर रिकॉर्ड अगर क्रिएट करेंगे और उसको आभा से लिंक करेंगे, कंसर्न पेशेंट है, तो हम लोग 5 रुपया प्रति रिकॉर्ड उसको हम इंसेंटिव देंगे। अगर आप आभा अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको अस्पतालों में पर्ची बनवाने के लिए लाइन में नहीं लगना होगा। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भी इस साल से आभा अकाउंट के जरिए ही ओपीडी कार्ड बनेगा। मरकजी सरकार की कोशिश है कि सेहत के शोबे में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सके ताकि लोगों को सस्ती और मेयारी सेहत की सहूलियात मैसर हों। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। बैनुल-अक़वामी खबरों में जनूबी अमरीकी मुल्क बोलीविया में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर लुइस फर्नांडो कामाचो की हिमायत में सैकड़ों खवातीन सड़कों पर निकल आईं। कामाचो सांता क्रूज के इलाके के गवर्नर हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस पर तशद्दुद करने का इल्जाम लगाते हुए कामाचो की रिहाई का मुतालबा किया।
कामाचो को 2019 में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने के इल्जाम में दहशतगर्दी की दफात के तहत गिरफ्तार किया गया था। 2019 में बोलीविया की सियासी सूरत हाल के दौरान उस वक्त के सदर इवो मोरालेस को मुल्क छोड़ना पड़ा, जबकि कामाचो ने अपनी बेगुनाही का दावा किया है। उनकी गिरफ्तारी को अगवा करार दिया गया है, जबकि कानूनी इदारों ने इन इल्जामात की तरदीद की है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने पीर को कहा है कि जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका जौहरी मशक़ों पर बात नहीं हो रही है, जबकि जनूबी कोरिया के सदर जॉन सेक्यूल ने कहा है कि सियोल और वाशिंगटन अमरीकी जौहरी असासों को इस्तेमाल करते हुए मुमकिना मुश्तरका मशक़ों पर बात कर रही हैं। बाइडेन ने इस बयान के साथ जनूबी कोरिया के सदर के तबसरों की तरदीद की। इसी दौरान शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ने जनूबी कोरिया को अपना दुश्मन करार दिया। वाज़ेह है कि इस तरह का कोई भी मंसूबा कोरिया के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में अहम तब्दीली ला सकता है और शुमाली कोरिया के साथ कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। अमेरिका में शुमाली कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में सैलाब का पानी कम होना अब शुरू हो गया है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक इस हफ्ते मज़ीद तूफान आने का अंदेशा है। दरिश्ना तूफान में गाड़ियों के डूबने के कई वीडियोज़ भी सामने आए हैं। नाज़रीन, अब एक नज़र दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। और उर्दू अखबारात में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये खबर है नोटबंदी से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी सरकार के नोटबंदी के फैसले को बिल्कुल सही करार दिया और इस सिलसिले में तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया गया है। अगली खबर लेंगे। अगली खबर भी रोज़नामा इनकलाब से है और ये राजौरी से है। राजौरी में 4 शहरियों की हलाकत हुई है एक धमाके में, जिसमें 2 बच्चों की मौत भी हुई है और 7 दीगर शहरी जख्मी भी हुए हैं। तीसरी खबर रोज़नामा इनकलाब से सर्द लहर से मुतालिक। नए साल के आगाज़ के साथ ही सर्दी अपना पूरी तरह से शिद्दत से असर दिखा रही है। कई इलाकों में पारा मनफी से भी नीचे है और दिल्ली में भी सर्द लहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करेंगे रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। चीन और कोविड से मुतासरा ममालिक से आने वाले लोगों को RT-PCR रिपोर्ट देना होगी, इसको लाजमी करार दिया गया है। अगली खबर, वज़ीर आज़म के हाथों इंडियन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस कांग्रेस में शिरकत। और इसके बाद जो खबर हमने ली है वो हमारा समाज से, और यह है आलमी चैलेंजों के बावजूद 2023 में हिंदुस्तानी मईशत मजबूत रहेगी। इसके साथ ही अब वक्त हो गया है खेल की खबरों का। खेल की खबरों में नए साल की तकरीबात के बाद टीम इंडिया अपनी 2023 की मुहिम का आगाज़ आज से श्रीलंका के खिलाफ करेगी। घरेलू T20 सीरीज से यह आगाज़ होगा। दोनों टीमें आज से 3 T20 और उसके बाद 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेंगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। साल की पहली T20 सीरीज के लिए टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथ में दी गई है। पेश है ये तफसीली रिपोर्ट। नए साल में नए कप्तान और नए नायब कप्तान के साथ भारतीय टीम तैयार है 2023 का आगाज करने के लिए। हार्दिक पांड्या की क़यादत में टीम इंडिया का साल का पहला मुकाबला श्रीलंका के साथ होने जा रहा है। दोनों टीमों के दरमियान आज से 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। इस सीरीज के लिए भारत और श्रीलंका दोनों टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल जैसे सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में नौजवान भारतीय टीम श्रीलंका को पटखनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। इस सीरीज के लिए जारह बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव को पहली बार टीम का नायब कप्तान बनाया गया है। दोनों टीमों के दरमियान पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। बात अगर दोनों टीमों के दरमियान अब तक हुए T20 मुकाबलों की करें
तो इसमें भारतीय टीम का पल्ला भारी नजर आ रहा है। भारत और श्रीलंका के दरमियान अब तक कुल 26 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 17 मैचों में जीत दर्ज की है और 8 मैचों में श्रीलंका फातेह रही है। दोनों के दरमियान एक मैच बेनतीजा रहा है। टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर श्रीलंका से पिछले साल एशिया कप में मिली हार का बदला भी लेना चाहेगी। 2022 में खेले गए एशिया कप में श्रीलंका ने सुपर 4 में भारतीय टीम को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। टी20 सीरीज के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। इस साल में भारत में एक रोजा आलमी कप का इनेकाद किया जाना है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये सीरीज काफी अहम होगी। भारतीय टीम को हाल ही में बांग्लादेश के हाथों वनडे सीरीज में शिकस्त सहनी पड़ी थी। भारत और श्रीलंका के दरमियान अब तक कुल 162 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। भारत का पल्ला यहां भी भारी नजर आ रहा है। टीम इंडिया ने 93 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि श्रीलंकाई टीम 57 बार जीत में कामयाब रही है। 11 मैचों के नतीजे नहीं निकल सके हैं। दोनों देशों के दरमियान वनडे सीरीज की शुरुआत 10 जनवरी को गुवाहाटी में होने वाले पहले वनडे से होगी। 12 जनवरी को दूसरा और 15 जनवरी को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। अजीम फुटबॉल खिलाड़ी पेले की आखिरी रसूम आज ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो में अदा की जाएंगी। उनकी आखिरी रसूमात सैंटोस में अंजाम दी जाएंगी। एडिसन अरांटेस डो नेस्मेंटो यानी पेले का इंतकाल गुज़िश्ता जुमेरात को कैंसर के बाइस हुआ। उनकी उम्र 82 बरस थी। पेले ने ब्राज़ील को 3 वर्ल्ड कप में फतह दिलाई। पेले के लिए दुनिया भर से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जो दुनिया के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक है। और अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।